सो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं हमारे रूलिंग आउट चैनल का फर्स्ट एपिसोड। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर पृथ्वीराज सिंह पुवार के साथ में, जो कि एक यंग कार्डियोलॉजिस्ट है। ये टॉपिक मैंने इसीलिए चुना है क्योंकि आज हमारी सोसाइटी में हार्ट डिजीज़ के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं और स्पेशली यंग एज में ये जो प्रॉब्लम है वो और भी ज़्यादा बढ़ रही है। और हाँ, कोविड के बाद में हार्ट की केयर कैसे ली जाए और जिनको हार्ट डिजीज़ नहीं है उनको भी कैसे हो सकता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हमने डॉक्टर के साथ में डिस्कस किया है। तो प्लीज़ ये वाला एपिसोड आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए, और ख़ास करके उन फ्रेंड्स के साथ में जिनको स्मोकिंग की और ड्रिंकिंग की हैबिट है। जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उनके साथ तो आपको ये एपिसोड 100% शेयर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं ये एपिसोड, और हाँ, आखिरी तक देखना मत भूलना। जब ये आर्टरी 100% बंद हो जाती तभी हार्ट अटैक आता है। बहुत कॉमनली उसको गैस या एसिडिटी मानते चलता है। घर पे बैठे रहते हैं। ये जो साउथ एशियन कंट्रीज है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, हम जेनेटिकली प्रोन है टू हैव अ हार्ट डिजीज। फीमेल्स में हार्ट डिजीज का अकरेंस मतलब प्रिवेलेंस मेल से कई गुना कम है। कोविड के बाद में हार्ट अटैक्स की फ्रीक्वेंसी अचानक से बढ़ गया है। जिस तरह से नॉर्मल इंसान है जिनको कोई बीमारी नहीं है, वैसे ही वो लोग जी रहे हैं। ओनली फर्क क्या है कि वो छुपा के या छुपाए बिना 3 गोली खा जाते हैं। आपकी तरफ से ऐसी कौन सी 3 चीज़ें आप बताना चाहोगे कि जो हार्ट पेशेंट्स को नहीं और 100% नहीं करनी चाहिए? 50% से ज़्यादा लोग इसको फॉलो नहीं करते। हमारे हार्ट डिजीज़ के पेशेंट्स का इलाज हमने इसीलिए किया है कि वो सजा ना भुगते, उनको भी लाइफ जीनी है। स्ट्रेस और हार्ट के प्रॉब्लम्स, क्या इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है? इतने बड़े देश को चलाने वाला प्राइम मिनिस्टर भी टाइम निकाल लेता है। ये यूथ जो है उनको भी ऐसे 20-30 मिनट तो निकालने पड़ेंगे। अब जो स्टैंड डालने वाले हैं उसका एक्सपायरी क्या है? अगर आप डेली 30 ml विस्की या तो कोई भी अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो आपको हार्ट के जो प्रॉब्लम्स है वो अपने आप ही कम होना स्टार्ट हो जाता है। मुझे लगता है ये जो अल्कोहल के लवर्स है ना, उन्होंने ये रील्स बनाए होंगे। सो डॉक्टर पृथ्वी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ और मेरे हिसाब से आप भी ठीक ही होंगे। आपका दिल कैसा है? दिल बहुत अच्छा है एंड हेल्दी भी है। सो डॉक्टर पृथ्वी, हमारे व्यूअर्स जो है वो आपको देश के हर कोने से अभी देख रहे हैं, तो उनकी तरफ से दिल के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो वो आपसे पूछना चाहते हैं या तो किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट को पूछना चाहते हैं। तो ओके। अगर मैं एक हार्ट के पेशेंट हूँ और मुझे चेस्ट में पेन हो रहा है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये एक हार्ट अटैक ही है? हार्ट अटैक की बीमारी का जो कॉमन सिम्टम है और वो कैसे प्रेजेंट करता है, तो वो चेस्ट पेन है, सीने में दर्द होना। ओके। सो लेफ्ट साइड पे मतलब बाईं ओर सीने में दर्द होना, सेंट्रल मतलब बीच में सीने के सेंटर में चेस्ट पेन होना। बहुत सारे पेशेंट में जब ये हार्ट अटैक की वजह से सीने में दर्द होता है तो वो उसके साथ में पसीना होता है, ठंडा पसीना जिसको बोलते हैं। बहुत सारे मरीज को साथ में बाएं हाथ में भारीपन होना या बाएं हाथ में भी दर्द होना सीने में दर्द के साथ। ये सारे जो सिम्टम है वो कॉमन सिम्टम है हार्ट डिजीज़ या हार्ट अटैक के। ओके। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे पेशेंट्स में इसी तरह से हार्ट अटैक का प्रेजेंटेशन होता है। सबके सिम्टम्स अलग अलग हो सकता है। सांस लेने में भारीपन होना, किसी को पूरे सीने में टाइटनेस महसूस होती है, जैसे कुछ पीछे से बेल्ट या कुछ टाइट कपड़ा बांध दिया हो या जकड़ के फिर रखा हो उनको। सीने पे वजन रखा हुआ है बहुत भारी सा। इस तरह से भी हार्ट अटैक प्रेजेंट कर सकता है। जो डायबिटिक इंडिविजुअल है जिसको ऑलरेडी डायबिटीज़ है, उनके पेन परसेप्शन ऑलरेडी कम होते हैं, तो ऐसे मरीज में कभी कभी सेंट्रल में सिर्फ बर्निंग सेंसेशन मतलब जलन टाइप महसूस होना या फिर हल्का सा सीने में या सांस में भारीपन होना, जो बहुत कॉमनली इग्नोर हो सकता है गैस या एसिडिटी मान के। तो ऐसे कॉमन कॉमन टाइप ऑफ सिम्टम होते हैं जिसके साथ हार्ट अटैक प्रेजेंट कर सकता है। सो अगर वो गैस का भी अगर पेन हो फिर भी आप ये सजेस्ट करते हैं कि हम डॉक्टर के पास जाके एक बार चेकअप ज़रूर करवा लें? जी ज़रूर। देखिए, हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत कॉमनली देखने मिलता है कि हार्ट अटैक के रिलेटेड जो सीने में दर्द होता है या तो फिर सिम्टम होता है, हमारी कम्युनिटी या हमारे जो कॉमन पीपल है वो
बहुत कॉमनली उसको गैस या एसिडिटी मान के मानते चलते घर हैं। पे बैठे रहते हैं। एसिडिटी के लिए मेडिसिन्स लेते हैं, एंटासिड्स लेते हैं, इनो लेते हैं कि जब भी किसी को हार्ट अटैक के सिम्टम जो हमने अभी डिस्कस किए उसमें से कुछ भी होता है तो नज़दीकी अस्पताल में जाके आपके ट्रीटिंग फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट करा के, और या तो कंसल्ट करने के लिए कोई स्पेशलिस्ट नज़दीकी अस्पताल में नहीं है तो एटलीस्ट ऐसा नर्सिंग होम जहाँ पे ईसीजी हो सके, जिसको हम छाती की पट्टी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, सो वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ईसीजी करवाना चाहिए, जो बहुत आसानी से हो जाता है। वो महंगा भी नहीं है, 150-200 रुपये में ईसीजी की टेस्ट होती है इंडिया के किसी भी शहर या टाउन में। उससे बहुत अच्छे से और बहुत कॉन्फिडेंटली हम हार्ट अटैक को डिटेक्ट कर सकते हैं, और अगर वो नॉर्मल है फिर हम चाहे इनो या एसिडिटी की मेडिसिन खाएं और घर पे रहें। ये वन ऑफ द सबसे बड़ी बीमारी में से एक है जिसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं। जान का खतरा ज़्यादा है, तो अपनी जान के खतरे को बचाने के लिए एक सिंपल ईसीजी टेस्ट और डॉक्टर का कंसल्ट करना वो बहुत ज़रूरी है। सेल्फ डायग्नोसिस नहीं करना चाहिए इसके। 100% नहीं करना चाहिए। ओके, तो डॉक्टर अभी आप हमको आपकी खुद की जर्नी के बारे में बताइए कि आपने कब डिसाइड किया आपको एक कार्डियोलॉजिस्ट या तो आपको एक डॉक्टर बनना है, आपके स्ट्रगल्स क्या रहे हैं? देखिए, डॉक्टर बनना मेरा कोई ड्रीम तो था नहीं, ओके। क्योंकि मेरा जन्म तो बहुत छोटे से गांव में हुआ था गुजरात के नॉर्दर्न पार्ट में, और पापा गवर्नमेंट सर्वेंट थे। तो गांव में जब स्कूल में पढ़ते थे तो पापा ने और बाकी के रिलेटिव्स ने ऐसा ऑब्जर्व किया कि मैं पढ़ने में अच्छा हूँ, तो उन्होंने थोड़ा बहुत स्ट्रेस लेके फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स करके मुझे स्कूल में शिफ्ट किया सिटी में। और उसके बाद 8th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स मेरा स्कूलिंग जो है वो शहर में हुआ, और उसमें मैंने अच्छा परफॉर्म किया। आई वॉज गुड इन स्टडीज़। तो सब्सिक्वेंटली एक के बाद एक क्वालिफिकेशंस हम अचीव करते गए। वो बोलते हैं ना, ऑल द ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड, जो चमकने वाली चीज़ है वो सोना नहीं होती। तो मेरे कई फ्रेंड्स मुझे मजाक में बोलते हैं कि तू तो डॉक्टर है, तेरे को क्या टेंशन है। तो सही है, आज के लेवल में टेंशन नहीं है, लेकिन डॉक्टर बनने के लिए मतलब उनको जब मैं बताता हूँ, अभी भी मैं बताऊँगा कि ये जो मेडिकल का जर्नी है वो छोटा नहीं है, वो 18 इयर्स का है। 18 साल लगे हैं एमबीबीएस ज्वाइन करके, कार्डियोलॉजिस्ट बन के प्रैक्टिस शुरू करते हुए। सो एज अ कार्डियोलॉजिस्ट आज क्या आप सेटिस्फाइड है आपके उस टाइम पे लिए गए डिसीजन के बारे में जब आप एक पेशेंट को देखते हो? जी, कई बार ऐसा लगता है कि ये जो फील्ड है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। वो पढ़ाई में भी इतना टाइम कंज्यूमिंग था, प्रैक्टिस में भी उतना टाइम कंज्यूमिंग है। आज भी इतने सालों के बाद भी, क्योंकि कार्डियोलॉजी इमरजेंसी वाली ब्रांच है, तो महीने में 4-5 नाइट ऐसी भी जाती है जिसमें रात में इमरजेंसी में हार्ट अटैक के केस आते हैं और ट्रीटमेंट करने के लिए घर से जाना पड़ता है। कभी ऐसा मंथ नहीं गया आज तक कार्डियोलॉजी शुरू करने के बाद कि ऑल 30 डेज हम घर पे सोए और एक भी नाइट हम जगे ही नहीं, जैसे हमारे नॉन मेडिकल फ्रेंड्स को होती है। उनकी स्लीप बहुत साउंड रहती है, तो हमारी तो वैसे भी कॉल वाली रहती है, लेकिन अब आदत हो गई। तो स्ट्रेसफुल फील्ड अभी भी है, लेकिन जब हम किसी का हार्ट अटैक ठीक करते हैं और बाहर आके बोलते हैं कि हमने आपके पेशेंट को बचा लिया, हमने आपके रिश्तेदार की जान बचा ली, और वो जो सेटिस्फाइंग हैप्पीनेस, वो जो खुशी मिलती है, वो जब हमें बोलते हैं कि थैंक यू सो मच, कई लोग हमसे बड़े होने के बावजूद पैर छू लेते हैं, इट इज़ वर्थ सेटिस्फाइंग। विनिंग मोमेंट होती है वो मोमेंट्स को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हम सेटिस्फाइड हैं इस फील्ड से। ओके, डॉक्टर भी आप ये बताइए कि ये जो हार्ट अटैक है वो होता क्यों है? ओके, अब हार्ट अटैक जो है, जो नाम हम डिस्कस कर रहे हैं हार्ट अटैक, वो टिपिकली मतलब है कि हार्ट जैसे पूरे शरीर को खून पहुंचाता है, क्योंकि वो अपना पंप है, और हर ऑर्गन को, हर किसी सेल को शरीर में अपना काम करने के लिए, अपने आप को जीवित रखने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, जो खून के माध्यम से मिलता है। तो हार्ट की मांसपेशी को भी वो खून चाहिए, और हार्ट को ये खून पहुंचाने का काम हार्ट की आर्टरीज मतलब धमनी करती है। और ये हार्ट की मांसपेशी को खून पहुंचाने वाली मल्टीपल जितनी भी धमनी या आर्टरीज होती है,
इसमें से कोई आर्टरी का 100% मतलब 100% बंद होना, उस कंडीशन को हम हार्ट अटैक कहते हैं। सो जब ये आर्टरी 100% बंद हो जाती है तभी हार्ट अटैक आता है? यस। सो हार्ट की बीमारी के दो डिफरेंट टाइप्स होते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार की दो हार्ट की बीमारी होती है। जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं हार्ट अटैक, यस। तो वो यही कंडीशन है जिसमें हार्ट की खून पहुंचाने वाली आर्टरी 100% बंद होती है और वो Okay. सप्लाई उस टाइम से बंद हो जाता है, जिसकी वजह से उस एरिया की मांसपेशी डैमेज होना शुरू हो जाती है। और दूसरी कंडीशन होती है जिसमें कोलेस्ट्रॉल यानी कि चर्बी का डिपॉजिट हार्ट की आर्टरी की दीवारों में होने की वजह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ महीने से कुछ सालों के बाद धीरे 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 ब्लॉक बनना शुरू होते डेवलप होते होता वो है। डेवलप होते होते इतने टाइट हो जाते हैं कि अब एक टाइम ऐसा आया कि जब वो उस एरिया की सप्लाई को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तब ईसीजी में परिवर्तन आना, सीने में दर्द होना, सांस भारी होना, वो सब हो सकता है। ओके। तो ये दूसरी कंडीशन हो गई जिसको भी हम हार्ट डिजीज बोलते हैं। लेकिन जो हार्ट अटैक है वो इमरजेंसी सिचुएशन है और उसमें 100% किसी भी आर्टरी का बंद होना वो इमरजेंसी सिचुएशन में होता है, अचानक। ओके, सो अगर आपको कुछ भी सिम्टम्स आते हैं तो तुरंत ही जाके वो चेक करवा लेना ज़्यादा मुनासिब है। हाँ, और मुनासिब और ज़रूरी इसलिए हैं क्योंकि ये जो आर्टरी 100% बंद हुई, उसको टाइमली ओपन करने से, मतलब उसको समयसर खोलने की वजह से जो खून की सप्लाई बंद हो गई थी, उसको वापस से आप शुरू करवा दो, तो वो पर्टिकुलर एरिया की जो मांसपेशी है उसका परमानेंट डैमेज जो है वो बच जाता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि वो इमरजेंसी सिचुएशन है, जानलेवा है, तो आपकी जो लाइफ की रिस्क है, जान जाने की जो रिस्क है बीमारी की वजह से, वो भी कम हो जाती है इस ब्लॉक को खोलने की वजह से। तो अभी इंडिया में ऐसा कहा जाता है कि अभी वर्ल्ड में इंडिया जो है वो टॉप करने वाला है हार्ट के डिजीजेस में। तो इसका रीज़न क्या है? मतलब क्या ये, पहली बात तो ये क्या सच है? और अगर सच है तो फिर उसका रीज़न क्या है? क्या हमारी लाइफ़स्टाइल या तो फिर हमारा खान-पान, जो तेल, घी हम लोग सब इतना खाते हैं उसकी वजह से है? आपके हिसाब से क्या है उसका स्टैटिस्टिक्स? जी, बिल्कुल सही है। बहुत सारे रीज़न्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जिसकी वजह से हम इस एरिया में हम लीड कर रहे हैं या तो फिर फ्यूचर में हम लीड करने वाले हैं। ओके। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ये जो एशियन साउथ एशियन कंट्रीज़ है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, हम जेनेटिकली प्रोन है टू हैव अ हार्ट डिजीज़। मतलब जीन्स जो है अपने ऐसे हैं कि जिसमें डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़, ये सारी बीमारियां होने की संभावनाएं ज़्यादा है। ज़्यादा है। दूसरी बात, हमारा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो अगर परसेंटेज वाइज भी हम वेस्टर्न कंट्रीज से कंपेयर करेंगे जिनकी पॉपुलेशन हमसे कई गुना कम है, कम है। तो अपना नंबर वैसे भी ज़्यादा आ जाना है। तो इस हिसाब से भी हम कैपिटल ऑफ हार्ट डिजीज़ हो जाएंगे फ्यूचर में। और तीसरा कि हमारी जो कम्युनिटी है, हमारे लोग हैं, इनकी जो रेगुलर लाइफस्टाइल, जो रूटीन लाइफस्टाइल है, वो काफ़ी अनहेल्दी है। सो एडिक्शंस ऑफ स्मोकिंग, टोबैको इज़ वेरी हायर इन आवर कम्युनिटी, बहुत ज़्यादा है। दूसरा, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों का टाइम से इलाज ना कराना, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हार्ट डिजीज़ आगे जाके आपको देने वाले हैं। सो ये बीमारियों का इलाज या तो डायग्नोसिस, मतलब इसका निदान भी नहीं होता है, और ना इसका इलाज टाइम से होता है। और अगर टाइम से इलाज होता है तो वो टाइम से कंटिन्यूअस कंप्लीट इलाज नहीं होता है, जिसकी वजह से ये बीमारियां कंप्लीटली क्योर नहीं होती है। और इसकी वजह से ही हार्ट डिजीज़ का नंबर भी हमारी कम्युनिटी में अदर कंट्रीज़ की कंपेयर में ज़्यादा देखने मिल रहा है, और आगे जाके ये नंबर और भी बढ़ सकता है, ऐसा अनुमान है। इंडिया में ऐसा कहते हैं कि जो मेल्स होते हैं उनके कंपैरिजन में फीमेल्स को कम हार्ट अटैक आता है। तो ऐसे कोई डेटा, कोई स्टैटिस्टिक्स है? जी, बिल्कुल है। फीमेल्स मतलब लेडीज़, महिलाएं जो है वो पुरुषों की कंपेयर में उनके केस में या उनकी ओवरऑल हार्ट डिजीज़ का जो नंबर है वो डेफिनेटली कम है। हम जब पढ़ते थे तो हमारी मेडिकल बुक्स में, किताबों में ये अभी भी मेंशन किया गया है कि एस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन है, जो फीमेल का, लेडीज़ का मेन हार्मोन है, वो प्रोटेक्टिव फॉर हार्ट डिजीज़ है। सो फीमेल्स में हार्ट डिजीज़ का अकरेंस, मतलब प्रिवेलेंस, मेल से कई गुना कम है। और हम अपनी स्टूडेंट लाइफ में ये पढ़ते थे कि
एक कट ऑफ लिमिट, मतलब किसी की उम्र या एज जो है कि कौन सी एज से किसी को हार्ट डिजीज़ होने की संभावनाएं ज़्यादा हो सकती है। हालांकि अब ये एज मार्जिन रहा नहीं है, क्योंकि हमारी आज की डे टू डे लाइफ में तो अब यंग लाइफस्टाइल। लोग भी हार्ट अटैक के साथ प्रेजेंट करते हैं। लिटरेचर वाइज भी फीमेल्स 10 साल लेट रिस्क पे आती है हार्ट डिजीज़ या इस तरह की कोई भी बीमारी होने के लिए। तो यस, ट्रू है, लेडीज़ कंपेयर टू पुरुष प्रोटेक्टेड तो है हार्मोनली। जब ये कोविड जब चल रहा था, तब जो हार्ट अटैक का रेशो इंडिया में था वो अभी के कंपैरिजन में कम था। यानी लोग ऐसा कह रहे हैं कि कोविड के बाद में हार्ट अटैक्स की फ्रीक्वेंसी, या तो हार्ट अटैक के जितने भी पेशेंट्स, या तो हार्ट डिजीज के पेशेंट जो है वो अचानक से बढ़ गए हैं। तो उसके कई कारण हैं। उसमें एक मुख्य कारण तो यही है, जो बीमारी इटसेल्फ, क्योंकि कोविड-19 इलनेस जो थी वो वायरल इलनेस थी, और ये वायरल इलनेस जो थी वो इन्फ्लामेशन मीडिएटेड इलनेस थी। तो जिन जिन को कोविड या कोरोना वायरस की वजह से इन्फेक्शन हुआ, चाहे वो माइल्डर फॉर्म में था, चाहे वो सिम्टम के बिना था, चाहे वो सीवियर फॉर्म में आईसीयू की ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़े, उस लेवल का था। शरीर में इन्फ्लामेशन एक तरह का रिएक्शन होता है जो अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति किसी भी फॉरेन बॉडी की अगेंस्ट में जनरेट करती है अपने आप को, और या शरीर के हर ऑर्गन को बचाने के लिए। तो इस इन्फ्लामेटरी रिएक्शन जो अपनी इम्यून सिस्टम, अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति करती है, वो इन्फ्लामेशन उस फॉरेन के इंसान को या फॉरेन की चीज़ जो शरीर में आई थी, वो ख़त्म होने के बाद ये इन्फ्लामेटरी रिएक्शन अपने आप सबसाइड होके, कम होके ख़त्म हो जाती है, वापस से बेस पे चली जाती है, ज़मीन पे। कुछ ससेप्टिबल इंडिविजुअल्स में ये इन्फ्लामेशन लॉन्गर ड्यूरेशन तक चालू होने पर ये इन्फ्लामेशन अपने नॉर्मल ऑर्गन्स को या अपने नॉर्मल सेल्स को भी डैमेज कर सकती है। और ऐसा पाया गया साइंटिफिकली कि ये जो इन्फ्लामेटरी लॉन्ग लास्टिंग या क्रोनिक इन्फ्लामेटरी रिएक्शन जो रहा, उसने कई कई जगह पे या कुछ हद तक दिल की या दिल के आसपास बाकी सारे ऑर्गन्स की हार्ट आर्टरीज को, नसों को खराब किया, और जिसकी वजह से क्लॉटिंग फॉर्मेशन जो होता है खून का, वो बढ़ गया। और इसने खास करके हार्ट अटैक और स्ट्रोक, जिसको हम लकवा बोलते हैं, ये दो कंडीशन का जो ओवरऑल नंबर था उसको बढ़ा दिया। दूसरा एक रीज़न ये भी है कि ये कोरोना का जो पेंडेमिक था, जिसमें कई फर्स्ट और सेकंड, खास करके पहले दो वेव्स में काफ़ी लॉकडाउन हुआ, काफ़ी रिस्ट्रिक्शन ऑफ एक्टिविटीज़ थी, बाहर जाना अलाउड नहीं था। तो जो ऑलरेडी नॉन हार्ट डिजीज़ पेशेंट्स थे, जिनको ऑलरेडी हार्ट डिजीज़ था, जो पहले बहुत रेगुलरली वंस इन अ मंथ या ट्वाइस इन अ मंथ, महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार डॉक्टर को दिखाने जाते थे, फॉलोअप्स के लिए जाते अपनी थे। फॉलोअप करके अपने मेडिसिन्स में मॉडिफिकेशन कराते थे, वो सारा कुछ नहीं हो पाया। और प्रोक्योरमेंट ऑफ मेडिसिन, मतलब नंबर ऑफ मेडिसिन्स का अच्छी क्वांटिटी में मिलना भी फर्स्ट वेव में तो बहुत डिफिकल्ट था। तो उस टाइम पे जो ऑलरेडी डिजीज था, ऑलरेडी बीमारी थी, वो भी अच्छे से केयर नहीं की गई, और ये बीमारी केयर न करने की वजह से उनकी उसके बीमारी को रिलेटेड बढ़ावा मिला। कॉम्प्लिकेशन भी बढ़े, अच्छा। और इन्होंने भी ओवरऑल हार्ट डिजीज के नंबर में बढ़ावा किया। जिनको ऑलरेडी कोविड हो चुका है, वो इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? जैसे हमने बात करी हार्ट अटैक और हार्ट डिजीज़ जो लंबे समय से ब्लॉक होते हैं, उसकी कंपेयर में ये जो कोविड रिलेटेड इलनेस हुई है, वो 100% बंद आर्टरी की कंडीशन, जिसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं, वो ज़्यादा होती है। तो हम ये जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, जितने भी लोग हैं जिनको कोविड-19 इलनेस हुई थी, जिसमें से फॉर्चुनेटली बाय ग्रेस ऑफ गॉड वो रिकवर कर गए और दे आर स्टिल अलाइव, वो अभी भी ज़िंदा है, उन लोगों को हर साल में एक बार हेल्थ चेकअप कराना मैं अपनी तरफ से सजेस्ट करता हूँ। और ये हेल्थ चेकअप में हार्ट की हेल्थ को चेक करना, कॉमन टेस्ट नॉन इन्वेजिव टाइप के जो होते हैं, जो ईसीजी है, हार्ट का इकोकार्डियोग्राफी है, बेल्ट पे चल के जो हम कॉमनली नॉन इन्वेजिव टेस्ट करते हैं जिसको टीएमटी बोलते हैं, ये, और इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स को चेक करने के भी बहुत सिंपल से ब्लड टेस्ट्स है। कोलेस्ट्रॉल की जांच हो गई, डायबिटीज़ है कि नहीं हिडन, वो चेक कर लिया। इस तरह के बेसिक हेल्थ चेकअप पैकेजेस बहुत कॉमनली अवेलेबल है आपके आसपास के अस्पतालों में, और आपके फैमिली डॉक्टर्स भी इसको रिकमेंड कर सकते हैं। तो ये हेल्थ चेकअप आपको हर साल कराना चाहिए। साल में एक बार अपने हेल्थ के लिए आधा दिन देना, और फ्यू थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ को खर्च करके हम
ऐसी बीमारियों को डिटेक्ट कर सकते हैं और उसका इलाज टाइम से करा सकते हैं। आपकी तरफ से ऐसी कौन सी 3 चीज़ें आप बताना चाहोगे कि जो हार्ट पेशेंट्स को नहीं और 100% नहीं करनी चाहिए? ये जो चीज़ें हैं ना, वो हम हमारे डे टू डे प्रैक्टिस में हमारे सब पेशेंट को बताते हैं। 100% हार्ट डिजीज़ के यानी पेशेंट हार्ट को ओके। हम ये 3 चीज़ों को अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। और यू वोंट बिलीव, आप बिलीव नहीं करोगे कि 50% से ज़्यादा लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं। सो सवाल का जवाब ये रहेगा कि सबसे पहला पॉइंट कि जिसको हमें 100% अवॉइड करना चाहिए, जिसको ऑलरेडी हार्ट डिजीज़ है, तो वो स्मोकिंग है। क्योंकि निकोटीन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हार्मफुल है, हार्ट की ही नहीं, सारे ऑर्गन्स की, आर्टरीज को। तो खून गाढ़ा होने की संभावनाएं बढ़ना, आप हार्ट डिजीज़ के ऑलरेडी पेशेंट हो जो मेडिकेशंस ले रहे हो, उस मेडिकेशंस की एक्शन को या उसकी बेनिफिशियल इफेक्ट को भी निकोटीन कम कर सकता है। और निकोटीन साथ साथ में आर्टरीज को नैरो करने का काम भी करता है। तो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज ब्लड सप्लाई है, ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड ऑर्गन या आपका अवयव है, उसकी सप्लाई को आप और ख़राब कर रहे हो। और कोलेस्ट्रॉल यानी कि लिपिड, आपने सुना होगा बैड कोलेस्ट्रॉल गुड कोलेस्ट्रॉल, तो ये बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम भी करता है। तो मेरे हिसाब से बहुत स्ट्रिक्टली और बहुत रिक्वेस्टफुली 100% कट ऑफ निकोटीन कंटेनिंग एडिक्शंस। दूसरा, यू शुड अवॉइड अल्कोहल ऑल्सो। एंड तीसरा, जो अपनी कम्युनिटी में, खास करके गुजरात में मैंने देखा है, दूसरे स्टेट में तो मुझे पता नहीं है, लेकिन इंटेक ऑफ जंक फूड्स, बाहर के फूड का खाना, जैसे हम लोग हॉस्पिटल से या क्लिनिक से घर जाते हैं शाम को, आप नहीं मानोगे, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं होता है, हर एक रोड पे इतने सारे स्ट्रीट फूड्स अवेलेबल है और हर जगह पे इतनी भीड़ लगी हुई है। तो इतना आउटसाइड फूड खाना जो हेल्थ के लिए अच्छा तो नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि वो हाइजीनिक नहीं है, बहुत सारे लोग अच्छा हाइजीन मेंटेन करते भी हैं अपने कस्टमर्स के लिए, लेकिन हेल्दी तो नहीं है कंपेयर टू घर का आवर खाना। ओन कुक्ड होम फूड। तो ये तीसरी चीज़ जो है, वो ऑलरेडी हार्ट डिजीज़ हो गए, उसको तो बिल्कुल भी अवॉइड करनी चाहिए मेरे हिसाब तो से। उसमें क्या फैटी फूड्स और सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, इसलिए यस, वो अच्छा सो नहीं लॉट रहता ऑफ है। फैट कंटेनिंग डाइट है, बहुत सारा शुगर कंटेनिंग इंग्रेडिएंट्स वो लोग यूज़ करते हैं। नॉट श्योर, बट कुछ कुछ जगह पे ऐसा भी हो सकता है कि वो प्रीवियसली कुक्ड हो सकता है, जो बासी नॉट खाना, फ्रेश, बासी हाँ, है। तो या तो ये सारी स्टोर करके चीज़ें फ्रोजन करके रखा हुआ अवॉइड है। करनी चाहिए। घर का खाना भी इतना टेस्टी हो सकता है, आप डिमांड करिए, मिल जाएगा। बाय द वे, मैं अच्छी कुक हूँ, इसलिए मैं तो घर का ही खाती हूँ। एनीवेज, गुजरात की जब बात निकली तो हम लोग तो गुजरात में बैठे हैं, यहाँ पर तो अल्कोहल हम लोग लेते नहीं हैं। लेकिन अभी एक सुनने में आया था कहीं पे कि वो एक 30 ml रूल है कि अगर आप डेली 30 ml विस्की या तो कोई भी अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो आपको हार्ट के जो प्रॉब्लम्स है वो अपने आप ही कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? मुझे लगता है ये जो अल्कोहल के लवर्स है ना, उन्होंने ही ये रील्स बनाए होंगे, अगर बनाए होंगे तो। क्योंकि जब हमारी किताबों में ये चीज़ मेंशन की गई थी, जब हम पढ़ते थे ग्रेजुएशन टाइम पे या पीजी टाइम पे, तो हमने इतना इसको गौर नहीं किया था, हमने इसको इतना मार्क नहीं किया था। लेकिन मेरे हिसाब से मेडिको नहीं होंगे ना, उन्होंने इसको ज़्यादा मार्क किया होगा, डॉक्टर्स ने तो नहीं किया इसको इतना मार्क। तो कमिंग बैक टू पॉइंट, यस, ये अल्कोहल इन अ प्रोटेक्टेड मैनर या तो फिर कम कंसंट्रेशन में, ऐसा रिसर्च अवेलेबल था, ऐसे डेटा अवेलेबल थे कि जो ऐसा बताते थे कि अल्कोहल इंटेक इन मॉडरेशन, जिसको डिफाइन किया गया था कि 30 to 60 ml इन अ डे, ऐसा लेते हैं तो ये कोलेस्ट्रॉल के बैलेंस को, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। मतलब एक बैलेंस होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल कम होना चाहिए, गुड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना चाहिए, ताकि वो अपने आप को बैलेंस करते हुए पॉजिटिव उसका रिजल्ट जो है वो ओवरऑल हेल्थ पे मिले। सो ऐसा लिटरेचर था जिसके बेस पे ऐसा बुक्स में मेंशन किया गया था या जाता था कि 30 to 60 ml अल्कोहल इंटेक पर अ डे डे अलाउड है। कैन प्रोटेक्ट यू फ्रॉम हार्ट डिजीज। अच्छा। लेकिन अभी रिसेंट जो डेटा
इसी पॉइंट पे जो फर्दर निकाला गया और जो अवेलेबल हुआ, उस हिसाब से ये अब बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। सो लेटेस्ट गाइडलाइन के हिसाब से और लेटेस्ट रिकमेंडेशन के हिसाब से वर्ल्ड वाइड, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, कि ऐसा कोई मेडिकली एडवाइजेबल या रिकमेंडेड नहीं है कि 30 ml अल्कोहल गिव्स यू अ प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्ट डिजीज़, या 1 या 2 पैक पीने से आप हार्ट डिजीज़ से बच सकते हैं या आपको हार्ट डिजीज़ नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है, ऐसे अल्कोहल 100% कट करना या फिर उससे दूर रहना, वही हेल्दी हैबिट है। वही हेल्दी हैबिट है। ओके, तो डॉक्टर हमारी एक आइडियल लाइफस्टाइल क्या होनी चाहिए? क्या हमको डेली एक्सरसाइज करना चाहिए? कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए हमको? और हमारी फूड हैबिट्स क्या होनी चाहिए? थोड़ा सा अगर ब्रीफ में अगर आप हमको बता सके इसके बारे में। हार्ट डिजीज पेशेंट्स जो पहले वॉक करते थे, मान लो कि 1 घंटा वॉक करते थे, 1.5 घंटा वॉक करते थे, कोई कोई लोग बताते हैं कि 3 किलोमीटर चलता था, 5 किलोमीटर चलता था, अब इनको हार्ट डिजीज हो गया। अब हार्ट डिजीज हुआ है, और इसमें भी अगर स्पेसिफिक बोलूँ कि जिसको हार्ट अटैक हुआ था, जिसका इलाज किया गया है, जिसकी हार्ट की पंपिंग कम हुई थी, इको में अगर पता करें तो इसका ओवरऑल एक्सर्शन या फिजिकल एक्टिविटी करने का जो स्ट्रेंथ था ऑर्गन्स का या बॉडी का, वो इस डैमेज की वजह से थोड़ा सा कम हुआ है। और ट्रीटमेंट करने के बाद भी ऑर्गन को रिकवर होने में टाइम लगता है। तो इमीडिएटली ट्रीटमेंट के पोस्ट रिकवरी फेज में तो ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा मॉडरेटली या हैवीली एक्सर्शन करता था पहले, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 1 घंटा, 1.5 घंटा चलना, ये हार्ट डिजीज़ के पेशेंट के लिए एडवाइजेबल नहीं है। तो व्हाट इज़ द हेल्दी हैबिट? तो हेल्दी हैबिट ये है कि अल्टीमेटली ये फिजिकल एक्टिविटी करने का गोल जो है, वो अपनी मांसपेशी को स्टेमिना देना, अपने ऑर्गन्स को आदत लगाना कि इतना स्ट्रेस आप रोज़ाना सहन करोगे तो जो कॉमन इलनेसेस होती है वो कभी भी फ्यूचर में होगी, तो आप उस स्ट्रेस को बियर कर पाओगे। ओके। सो अपना एम जो है वो ये है। तो इसके लिए हम जनरली रेकमेंड करते हैं एज ए क्लिनिशियन, एज ए प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, कि 30 to 40 मिनट वॉक, मतलब 30 से 40 मिनट का नॉर्मल स्पीड से चलना, ये अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए इनफ वॉकिंग है। इनफ वॉकिंग है। ओके। अगर 40 मिनट से ज़्यादा कोई चलता है तो वो हार्म नहीं है, लेकिन वो हेल्थ के लिए ज़रूरी नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 30-40 मिनट से ज़्यादा मैं चलता हूँ तो वो हार्मफुल नहीं है, वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन उससे मुझे कोई फ़ायदा भी नहीं होने वाला है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, मैं मोटा हूँ, अगर मुझे वेट रिडक्शन करना है, मुझे शरीर कम करना है, तो वो अलग बात हो गई। उसका जो लेवल ऑफ एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी का लेवल है वो डिफरेंट है, क्योंकि उसमें मेरा जो एम या गोल है वो कैलोरी बर्निंग है। यहाँ पे मेरा गोल जो है वो हेल्थ रिलेटेड हैबिट है, हेल्दी लाइफस्टाइल। तो हेल्दी लाइफस्टाइल में तो हमारे गाइडलाइन रिकमेंडेशन भी या डे टू डे प्रैक्टिस में हम यही बोलते हैं कि एक ऐसा फिजिकल एक्टिविटी करना है जो 30 to 40 मिनट रूटीन स्पीड पे वॉक करने से जितना स्ट्रेस मिलता है शरीर को, उतना स्ट्रेस देने वाली कोई भी एक्टिविटी फाइन है। अब चाहे उसको आप 15 मिनट का जॉग मान लो नॉर्मल स्पीड से, आप 20 या 30 मिनट का साइकिलिंग मान लो, आप नॉर्मल स्पीड से रेगुलर नॉर्मल सरफेस पे 30 से 40 मिनट का रेगुलर रोज़ाना बीच में रुके बिना चल लो, आप 10 से 20 मिनट का स्विमिंग कर लो, या तो फिर बैडमिंटन है, लॉन टेनिस है, गली क्रिकेट है, ऐसी कोई लाइट फिजिकल एक्सरसाइज वाली कोई स्पोर्ट्स कर लो। ये सारी चीज़ें एक सी है जो हेल्दी लाइफस्टाइल में आती है। अब मैं 1 घंटे के लिए फुटबॉल खेलूंगा, या तो फिर मैं दौड़ के 10वीं मंजिल तक चढ़ जाऊंगा और मैं फिर ऐसा बताऊंगा कि देखो मैं 10वीं मंजिल तक स्टेयर्स चढ़ जाता हूँ, तो वो कोई हेल्दी हैबिट नहीं हुई। हाँ, आप कर सकते हो, इट्स अ गुड स्टेमिना फॉर द बॉडी, लेकिन वो हेल्दी हैबिट नहीं है। तो ये हो गई एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी की बात। ऑफ कोर्स प्राणायाम, योगा, सूर्य नमस्कार करना, ये सारी चीज़ें भी बहुत हेल्दी हैबिट्स है। इसको भी आप आपकी डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, इसको आप कर सकते हो रोज़। बात करते हैं एडिक्शंस की। जैसे मैंने आपको बताया, स्मोकिंग, अल्कोहल
दूर रहना है, क्योंकि वो डायरेक्टली नेगेटिव इफेक्ट करता है आपके शरीर में। हेल्दी हैबिट्स में मोस्ट कॉमनली जो आता है कि आप प्रोटीन को इम्पोर्टेंस दें, प्रोटीन कंटेनिंग डाइट आप ज़्यादा खाएं, डायरेक्ट शुगर्स को अवॉइड करें, स्वीट्स, आइसक्रीम्स, चॉकलेट्स, बाहर बाहर के कोल्ड ड्रिंक्स या ऐसे शुगर कंटेनिंग ड्रिंक्स है उसको आप अवॉइड कीजिए। नेचुरल चीज़ें खाइए, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। ऐसा नहीं है कि तरबूज में स्वीट नहीं होता, वाटरमेलन में भी स्वीट होता है, लेकिन अगर डायबिटिक्स को छोड़ दे तो कोल्ड बेवरेजेस पीने से तो अच्छा है कि वाटरमेलन जूस पे वो आपको रिफ्रेश कर सकता है इवन इन समर्स। तो ऐसी चीज़ों का इंटेक ज़्यादा लेना है, जंक फूड्स को अवॉइड करना, शुगर कंटेनिंग चीज़ों को अवॉइड करना, ये सारी चीज़ें जो है ये कंबाइंडली एक हेल्दी हैबिट में आप गिन सकते हो। ओके डॉक्टर, सो अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि जैसे गर्मियों का मौसम अभी चल रहा है और बच्चों के वेकेशंस स्टार्ट हो गए, सब लोग अभी घूमने जाने वाला है, तो इस वेकेशन में अगर किसी हार्ट पेशेंट को घूमने जाना है तो उसको क्या क्या प्रिकॉशंस करने चाहिए, रखने चाहिए, क्या क्या परहेज़ी होनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, अगर आप थोड़ा सा ब्रीफ कर सके तो। वेकेशन का टाइम है और फैमिली ट्रिप्स या फैमिली वेकेशंस होने चाहिए। वो खुशी देते हैं, एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो कि हेल्दी हार्मोन है। और हमारे हार्ट डिजीज़ के पेशेंट्स का इलाज हमने इसीलिए किया है कि वो सजा ना भुगते, उनको भी लाइफ जीनी है और फैमिली के साथ घूमने जाना, एंजॉय करना वो वन ऑफ द बेस्ट एक्टिविटी है लाइफ का। लेकिन जो ऑलरेडी हार्ट डिजीज़ हो चुके इंसान है या फैमिली मेम्बर्स है, उनके लिए दोनों तरफ कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप जब भी घूमने जाते हैं तो आपकी रोज़ाना रेगुलर दवाइयाँ हैं, मेडिसिन्स है, उसका अच्छा क्वांटिटी आप देख के और याद करके लेके जाएं, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं और अपनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बीमारी को हम इग्नोर करें। क्योंकि ऐसी बहुत सारी टूरिंग स्पेसिस या प्लेसेस होते हैं कि जहाँ पे मेडिकल स्टोर्स, फार्मेसी स्टोर्स इतने इजीली अवेलेबल नहीं होते तो हमेशा एक्स्ट्रा स्टॉक लेकर जाया सो करें। एक्स्ट्रा स्टॉक लेके जाना बहुत ज़रूरी है। और आप वहाँ पर भी आपके जो लाइफस्टाइल रिकमेंडेशंस आपके ट्रीटिंग डॉक्टर ने बोले हैं, बताए हैं, वो सारे आप फॉलो करें। दूसरा, फिजिकल एक्सर्शन, जैसे हमने अभी प्रीवियसली बात करी कुछ मिनट पहले कि हार्ट डिजीज़ के पेशेंट का जो फिजिकल एक्सर्शन करने का लिमिट होता है या फिर कैपेसिटी होता है वो एक हद तक ठीक है। तो आप ऐसी जगहों पे घूमने जाते हैं जहाँ पे आपका रोज़ाना चलने का जो ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई ऐसी स्पॉट देखने जाना है जहाँ पे पार्किंग में गाड़ी करने के बाद, छोड़ने के बाद आपको 1 डेढ़ घंटा चलना है। ऐसी बहुत सारी जगहें होती है ख़ास करके हिल स्टेशंस पे। तो ऐसी जगहों पे जाना कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन हार्ट डिजीज़ का पेशेंट इतना स्ट्रेस शायद नहीं सहन कर पाएगा। तो उसके लिए एज़ ए कंबाइन पहले से वो प्लान आउट करना चाहिए फैमिली मेम्बर्स को कि हम जाएँगे, आप जब थक जाओगे तो आप हमें बता देना, हम 10-15 मिनट का बीच में रेस्ट ले लेंगे, ब्रेक ले लेंगे। यानी वो एंजॉय तो कर सकते ही है फिर भी इन दैट केस और आल्सो। उसके बाद आप जैसे ही आपका सिम्पटम रिलैक्स हुआ, आपका ब्रीदिंग प्रॉब्लम ठीक हुआ, आपका सीने में दर्द नहीं हो रहा, यू आर फीलिंग फ्रेश, यू अगेन रीस्टार्ट फॉर अचीविंग योर गोल प्लेस। तो इस तरह की ब्रेक लगा के अपनी कैपेसिटी को ध्यान में लेते हुए फिजिकल एक्सरसाइजेस या फिजिकल स्ट्रेस को या लोड को आप इसे कट शॉर्ट करके आगे चले। नंबर 2। तीसरा, बाहर जाएंगे ऑब्वियसली घर जैसा खाना तो नहीं मिलने वाला है, तो वहाँ पर भी आपकी डिजीज़ के अनुसार जो जो रिस्ट्रिक्शंस है उसको जितना हो सके उतना आप रिस्ट्रिक्ट करके चले। ये मोटी मोटी चीज़ें अगर ध्यान में रखते हैं तो हार्ट डिजीज़ के पेशेंट्स भी फैमिली ट्रिप पे डेफिनेटली एंजॉय करने के लिए जा सकते हैं। ओके, सो अभी जब हम लोग फैमिली की बात कर रहे हैं तो ऐसा भी सुनने में आया है और कुछ हद तक ये सच भी देखा गया है कि अगर हमारे एंसेस्टर्स को या तो हमारे पूर्वजों को या तो फादर को, मदर को, किसी को हार्ट की बीमारी थी तो बच्चों में वो हेरिडिटरी पास होती है। तो ऐसा क्या होता है, मतलब ऐसा क्यों होता है? जी बिल्कुल, जैसे ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ हैं, जैसे मान लो डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज़ है, ये सारी बीमारियां जो है वो कुछ हद तक जीन्स में आगे कैरी फॉरवर्ड होती है। तो हार्ट डिजीज़ डेफिनेटली यस, इट्स अ जेनेटिक ट्रांसमिटेड डिजीज़, लेकिन ऐसा कोई पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ डेटा नहीं है कि अगर किसी के पेरेंट को
इसमें से कोई भी बीमारी है तो क्या परसेंटेज है कि उसके ऑफस्प्रिंग को, सन या डॉटर को ये डिजीज़ मिलेगा ही। बट यस, कंपेयर टू कि किसी के पेरेंट्स को इस तरह की बीमारी नहीं है, उसकी कंपेयर में ये बीमारी वाले पेरेंट्स से आपको बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा है। तो ये पॉइंट का इम्पोर्टेंस इतना है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू कि ऐसे इंसान को अपने आप को और अच्छे से हेल्थ चेकअप करवा के अपने आप को स्वच्छ रखना चाहिए। एन्युअली हेल्थ चेकअप करवाना, जो इलनेसिस जो जेनेटिकली ट्रांसमिट हो सकती है वैसी अपने किसी एक या दोनों पेरेंट्स में है तो 35-40 ईयर्स ऑफ एज के बाद इस इलनेस के लिए स्क्रीनिंग आपको एन्युअली वंस करवाना चाहिए ताकि आप उसको अर्ली डिटेक्ट कर सकें। ये सारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज ऐसे हैं कि जिसको अगर अर्ली डिटेक्ट किया जाए और इसका इलाज टाइमली शुरू किया जाए तो ये सारे इलनेसिस के साथ आप नॉर्मल लाइफ जी सकते हो, आपके किसी भी एंड ऑर्गन डैमेजेस को आप बचा सकते हो। तो ये सारे इलनेसिस में, ये सारी बीमारियों में मेन चीज़ ही यही है कि खराब हो जाए उससे पहले इसको डिटेक्ट कर लो, ऑर्गन्स या उसका काम करने का फंक्शन जो है वो खराब हो जाए उससे पहले उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दो। तो जैसे आपने आपकी भी फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे, आपके पापा मम्मी के फ्रेंड सर्कल में ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे कि जो ऑलरेडी डायबिटिक है लेकिन वो बताएंगे तब आपको पता चलेगा कि वो डायबिटिक है, क्योंकि उन्होंने अपने डायबिटीज़ की इलनेस को बहुत अच्छे से संभाला हुआ है, कंट्रोल्ड है, डॉक्टर की अटेंशन अच्छी ली है, टाइमली केयर, टाइमली स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट। तो दे आर लाइक अस, जिस तरह से नॉर्मल इंसान है जिनको कोई बीमारी नहीं है वैसे ही वो लोग जी रहे हैं। ओनली फ़र्क क्या है कि वो छुपा के या छुपाए बिना 3 गोली खा जाते हैं दिन में, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। तो ये इम्पोर्टेंस है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का या फिर रेगुलर एनुअल हेल्थ चेकअप्स का। सो आपके हिसाब से ऐसे जिनमें हेरिडिटरी ये पास ऑन हो रहा है उनको आफ्टर द एज ऑफ 35 साल की उम्र के बाद उनको प्रिवेंटिव चेकअप एवरी ईयर करना ही पड़ेगा। ऐसे किताबें 40 साल मेंशन करती है, लेकिन अभी पोस्ट पेंडेमिक कोविड यंग एडल्ट्स को हार्ट डिजीजेज होने लगे हैं तो हमने इस नंबर को 5 साल और कम कर दिया कि भाई 5 साल पहले से ही, एज ऑफ 35 साल की उम्र से ही आप सालाना एक हेल्थ चेकअप जरूर करवाएं जिसमें डायबिटीज़, किडनी डिजीज़, हार्ट डिजीज़, ब्लड प्रेशर, ये बेसिक क्रोनिक डिजीज़ जो है उसका स्क्रीनिंग हो जाना चाहिए। और एक बार हेल्थ चेकअप नॉर्मल आया डज नॉट मीन, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है और रिकमेंडेड नहीं है कि दूसरे साल नहीं कराना है। हम चाहते हैं ऐसे 10 हेल्थ चेकअप आपके नॉर्मल आए, लेकिन 10 हेल्थ चेकअप कराओ तो सही। हो सकता है कि 200 लोग, 300 लोगों में से एक इंसान का 7वां या 8वां हेल्थ चेकअप में डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज कैच हो गया, पकड़ा गया। उसका इलाज टाइमली करने से हमने उस एक इंसान के ऑर्गन्स को तो बचा लिया। तो ये होता है हेल्थ चेकअप का इम्पोर्टेंस, जो हमारी ऑडियंस को या हमारे देश की जनता को ज़रूर समझना चाहिए। दूसरा एक प्रॉब्लम अभी यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि आजकल जो वो कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल अभी अडॉप्ट कर रहे हैं, वर्क प्रेशर, टारगेट्स अचीव करने का, टाइम का कोई ठिकाना नहीं रहता, सुबह जल्दी जा रहे हैं काम पे, रात को लेट आ रहे हैं, ना खाने पीने का कोई है, तो इसकी वजह से स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया है उनको। तो स्ट्रेस और हार्ट के प्रॉब्लम्स, क्या इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है? बिल्कुल कनेक्शन है। स्ट्रेस अल्टीमेटली सारे डिजीज़ को आगे बढ़ावा दे सकता है और डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज़ के तो मोस्ट कॉमन प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर बोलते हैं या फिर कारण बोलते हैं जिसकी वजह से ये बीमारियां हो सकती है, उसमें वो टॉप लिस्ट में आता है। अब जनरेशन टू जनरेशन स्ट्रेस लेवल तो बढ़ना है, वो तो पार्ट ऑफ इवोल्यूशन है। मेरे पेरेंट्स के टाइम पे जो उनका स्ट्रेस लेवल था उसकी कंपेयर में मेरी जनरेशन का स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है। मेरी जनरेशन मोर एक्टिव है, एम्बिशंस है, मोर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है उनकी कंपेयर में, और प्रोबेबली द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ मी हैज़ मोर ऑफ व्हाट आई हैव। मतलब मेरी स्ट्रेस लेवल या मेरी जनरेशन के लोगों के एम्बिशन और स्ट्रेस लेवल की कंपेयर में यूथ का स्ट्रेस लेवल और भी ज़्यादा है। अब दे आर एम्बिशियस, उन लोगों को ऊंचाई हासिल करनी है तो उसमें कोई गलत बात तो है नहीं, और उन्होंने खुद से ये नहीं किया तो वो समय के साथ चलेंगे नहीं, ऐसा भी मान सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट पार्ट इसमें ये है, द पॉइंट इम्पोर्टेंट ये है कि
आप करो, हम्म सारे एम्बिशंस को अचीव करने के लिए सारे आप एफर्ट करो, एक्स्ट्रा आवर्स काम करो, ये भी ठीक है, लेकिन उसको कंपेंसेट हेल्थ के लिए कहाँ करोगे? तो उसको कंपेंसेट करने के लिए एक तो डाइटरी हैबिट्स का रेगुलराइज होना और फिजिकल एक्टिविटी को आपकी डे टू डे लाइफ में इंक्लूड करना, हम्म ये दो चीज़ें तो हर किसी को करनी पड़ेगी। लेकिन उनकी यही कंप्लेंट रहती है कि टाइम ही नहीं मिलता है, कब जाएंगे हम लोग ये फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए। टाइम का ऐसा है, टाइम तो किसी के पास नहीं है, अपने प्रधानमंत्री जी के पास भी टाइम नहीं है, लेकिन आपने पढ़ा होगा, आपने सुना होगा न्यूज़ में कि वो भी फिजिकल एक्टिविटी रोज़ाना करते हैं, योगा भी रोज़ाना करते हैं। हम्म। तो अगर इतने बड़े देश को चलाने वाला प्राइम मिनिस्टर भी टाइम निकाल लेता है, तो ये यूथ जो है, जो बहुत एक्स्ट्रा आवर्स काम करते हैं, जो अपने लिए काम करते हैं, अपने फैमिली के लिए काम करते हैं, उनको भी ऐसे 20-30 मिनट तो निकालने पड़ेंगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट पार्ट है लाइफ का कि आप 30 मिनट का एक्टिविटी करके बाकी के 30.5 घंटे काम कर सकते हो। वो कहाँ हेल्थ के लिए देने हैं, वो तो आपको आपके जितने भी टारगेट्स है, गोल्स है, कॉरपोरेट अचीवमेंट्स है, आपके लाइफ के अचीवमेंट्स है, ड्रीम्स फुलफिलमेंट, ये सब के लिए दो। आप अगर 24 घंटे में से 30 मिनट्स नहीं निकाल सकते, मैं नहीं मानता कि इतना बिजी कोई हो सकता है इस दुनिया में। हार्ट में जब आप सर्जरी करते तब एक स्टेंट वर्ड बहुत ही कॉमनली यूज होता है कि हार्ट में स्टेंट डाला, तो ये स्टेंट होता क्या है? देखिए, ये खून पहुंचाने वाली जो आर्टरीज है, जिसमें ब्लॉक होने की वजह से हार्ट की बीमारी होती है, इस आर्टरी के ब्लॉक को हम लोग टेक्निकली मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स को या वायर्स वगैरह यूज़ करके हम इस ब्लॉक को पहले ओपन करते हैं, ताकि हम जगह बनाते हैं, ताकि जो ब्लड का सर्कुलेशन कम हो गया था, वो ब्लड का सर्कुलेशन उस एरिया को बढ़ के मिले, नॉर्मल अचीवमेंट हो जाए। और उसके बाद जैसे ये ब्लॉक को हम खोलेंगे, किसी ब्लॉक को खोलना कैसे होता है, तो उसको उस ब्लॉक को हटाना होता है। तो अब आर्टरी की दीवार में अगर कोई कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट या ब्लॉक बनाने वाली चीज़ें जमावट होने की वजह से नस बंद हो गई है या ब्लॉक हो गई है, तो उसको हम बलून के द्वारा ओपन करते हैं। जो टेक्निकली या मेडिकली बनाया हुआ स्पेसिफिक और स्पेशलाइज्ड बलून होता है, उसको वायर के ऊपर ले जाके हम उसको खोल के इस ब्लॉक को हम ओपन कर देते हैं। आर्टरी जो है वो अपने आप में मांसपेशी की बनी हुई होती है, तो उसमें भी छोटा होना, बड़ा होना, संकोचनशील होना, वो उसकी प्रॉपर्टी है। तो अगर मैं बलून करके छोड़ दूंगा, तो कुछ हफ्तों बाद ये फिर से बंद हो जाएगा और फिर से वो ब्लॉक उसी एरिया में डेवलप हो जाएगा। ये ऐसा ना हो, इसीलिए हम एक प्रकार की जाली का यूज़ करते हैं। ये साइंटिफिकली बनाई हुई, बहुत हाईली साइंटिफिक मटेरियल की बनी हुई एक डिवाइस है, जिसको हम स्टेंट बोलते हैं। ये कौन से मटेरियल का बना होता है? ये इवोल्यूशन के हिसाब से, जैसे पहले वो मेटल का बना हुआ होता था, उसके बाद वो स्टेनलेस स्टील का बना हुआ आता था, और अब जो है वो मॉडिफाइड मेटल है, जिसको हम कोबाल्ट क्रोमियम बोलते हैं, उस मेटल का बना हुआ होता है। और ये ऐसे चेंजेस इसलिए किए गए कि आर्टरी तो सीधी सीधी होती नहीं है, वो तो टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है, उसमें काफ़ी मोड हो सकते हैं। तो ब्लॉक भी ऐसे सीधी आर्टरी के हिस्से में बनेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो स्टेंट हर जगह पे पहुंच पाए, वो स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए और साथ में वो फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। उस लिए साइंटिस्ट ने अपनी बहुत सारे सालों की मेहनत के बाद इस फाइनल डिवाइस को बनाया, जो काफ़ी सालों से, ऑलमोस्ट हम लास्ट 3 डिकेड से, 30 साल से इस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं हार्ट डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए। तो ये जो डिवाइस है उसको स्टेंट बोलते हैं, जो आर्टरी की अंदरूनी दीवार को टच करके, मतलब उसको जोड़ के, उसके साथ चिपक के ये डिवाइस को हम डिप्लॉय करते हैं, वहाँ पे लगाते हैं। और उससे फ़ायदा ये होता है कि जो कोलेस्ट्रॉल जमावट हुई थी उसको हमने साइड पे हटा दिया, और अंदर का जो एरिया था जहाँ पे ब्लड का फ्लो है, वो ब्लड फ्लो जो है वो बहुत अच्छे से, बहुत क्लियरली और नियर 100% हम अचीव कर पाए। सो जैसे आपने बोला कि काफ़ी सालों से ये प्रैक्टिस है स्टेंट डालने की, तो एक स्टेंट की लाइफ टाइम, मतलब लाइफ स्पैन क्या होता है? वो कितने, एक बार अगर लेट से मैंने डलवाया तो वो कितने साल तक वो चलेगा, लाइफ टाइम चलेगा वो? ये सवाल भी हम लोगों को बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये आप जो स्टेंट डालने वाले हैं उसका एक्सपायरी क्या है। हाँ। सो एक्सपायरी डेट जैसा कुछ होता नहीं है, और गारंटी जैसा भी कुछ नहीं होता है।
सो ये डिवाइस है जिसको हमने डिप्लॉय किया, किसी भी बीमारी का इलाज किया। अब ये स्टेंट के एरिया में भी फिर से ब्लॉक बन सकता है अगर हम मेडिसिन रेगुलरली नहीं लेंगे तो। सो मेटल है बॉडी के लिए, तो खून के अलावा या अपने सेल्स के अलावा कुछ भी चीज़ आप बाहर से देते हो वो तो फॉरेन बॉडी फॉरेन बॉडी है। तो बाहर की चीज़ को तो अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति रिएक्ट करेगी। तो खून के रिलेटेड हैं तो खून क्लॉट होने की रिएक्शन हो सकती है। तो ये जो मेटल की और धातु की बनी हुई स्टेंट हम दीवार के अंदर किसी भी आर्टरी में लगाते हैं, तो उस आर्टरी में जो भी ब्लड फ्लो करता है, जो ब्लड बहता है, वो ब्लड इसके सरफेस पे, इसकी दीवार के कॉन्टैक्ट में आने पर वहाँ पे क्लॉट बना सकता है। वो ना हो इसीलिए हम लोग ब्लड थिनर्स देते हैं, खून पतला करने की दवाई देते हैं, जो 6 महीने से साल भर स्टेंट लगाने के बाद चलाते हैं। तो दवाइयाँ रेगुलर लेने पर और आपका बाकी की इलनेसेस का मेडिकेशन रेगुलर लेने पर जनरली ये स्टेंट बंद नहीं होते हैं। और ऐसे कोई एक्सपायरी भी नहीं है। एक बार वो स्टेबलाइज हो गए, इसके ऊपर कुदरती परत बन गई, आर्टरी की दीवार बन गई, उसके बाद अगर आप बाकी के इलनेसेस की इलाज अच्छे से करते हो, लाइफस्टाइल हेल्दी रखते हो, तो ऐसे आपके सराउंडिंग में भी बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिनको स्टेंट लगाए हुए 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, फिर भी अभी वो बिल्कुल बराबर फिट है, हेल्दी है, उनको फिर से कभी भी हार्ट अटैक नहीं हुआ है। सो स्टेंट का कोई एक्सपायरी डेट भी नहीं है। और जैसे मैंने बताया कि स्टेंट लगाने के बाद ऐसा कोई गारंटी भी नहीं है कि एक बार लगा दिया तो आप दवाई बंद कर दोगे तो भी वो चलता रहेगा, तो भी वो बहता रहेगा, ऐसा नहीं है। सो हर चीज़ का एक बैलेंस है, हर चीज़ का एक टाइम है। वो आपके ट्रीटिंग डॉक्टर की एडवाइजेस या सलाह के अनुसार आप चलते जाओ तो जनरली प्रॉब्लम नहीं करते हैं। कोई मेजर रिस्क है स्टेंट डालने के बाद जो यूजुअली पेशेंट को देखने पड़ता है? स्टेंट रिलेटेड रिस्क में मैं बोलूँगा कि ये जो हम खून पतला करने की दवाइयाँ देते हैं, उससे कभी कभी किसी किसी पेशेंट्स में, क्योंकि ये खून पतला कर देता है, तो खून बहने की जो कॉम्प्लिकेशन या संभावनाएं हैं वो कुछ हद तक बढ़ सकती है। लेकिन वो जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम है। इनफैक्ट वो 1% भी नहीं है अगर देखने जाए तो। और वो हर किसी में नहीं होता है, वो उसी ससेप्टिबल लोगों में होता है जिनमें मान लो कि पहले से ही आंत में छाले थे, जठर में या स्टमक में अल्सर्स थे, जो ये दवाइयाँ लेने पर वहाँ से ब्लीडिंग कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसी प्रीडिस्पोजिंग या पहले से होने वाली कोई रिस्क फैक्टर्स को, कंडीशन को आप छोड़ दो तो जनरली सेफ है और मेडिकेशन रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन होने की संभावनाएं काफ़ी कम है। लास्ट में क्वेश्चन है कि आप जैसे एक एकदम यंग डॉक्टर है, तो हमारे इंडिया के यूथ के लिए आपका एक क्या मैसेज है? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो है उसको इम्पोर्टेंस देना, जो ये जनरेशन मिस ना करे, वो बहुत ज़रूरी है। फिज़िकल एक्टिविटी टाइम निकाल के, जो उनका सबसे बड़ा हर्डल है कि टाइम नहीं है, वो टाइम निकाल के एक्टिविटी करें। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। सो एनुअल हेल्थ चेकअप को आप और सीरियसली लो और करवाओ। और ज़्यादातर कॉरपोरेट इंस्टीट्यूशंस या कंपनीज़ में तो ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो वो लोग तो करवाते भी हैं। और जिनके पास कंपनी प्रोवाइडेड नहीं होता है उनके लिए भी ये कोई 2-5 हज़ार रुपये मैटर नहीं करता है अपनी प्रीशियस हेल्थ के कंपेयर में। एडिक्शन से दूर रहना, खास करके स्मोकिंग एंड टोबैको कंटेनिंग एडिक्शन से, वो मैं बहुत सीरियस नोट पे सजेस्ट करूँगा। और हेल्दी डाइटरी हैबिट्स जिसमें मोर एंड मोर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को इंक्लूड किया जाए और जंक फूड्स को जितना हो सके उतना कम प्रेफर किया जाए। ओकेजनल एन्जॉयमेंट के टाइम पे इट्स ओके, लेकिन अदरवाइज ये सारी चीज़ों को अगर क्यूमुलेटिवली आप फॉलो करते हो, आपके डे टू डे लाइफ में इंक्लूड करते हो, तो मेरे हिसाब से दिस यूथ विल बी हेल्दी फॉर श्योर। सो गाइज, ये था आज का हमारा इंटरव्यू डॉक्टर पृथ्वीराज सिंह पुवार के साथ। आई एम श्योर आपको आज बहुत सारी नई चीज़ें जानने को मिली होगी, और स्पेशली इंडिया के यूथ को। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है जिसका आप डॉक्टर के पास से जवाब चाहते हैं, तो जल्दी से नीचे जाके आप कमेंट में लिख सकते हैं,
और हम ट्राई करेंगे कि हम जल्दी से जल्दी इसका एक नया एपिसोड आपके लिए लॉन्च करें। थैंक यू Thank you so डॉक्टर much. Thank you पृथ्वी। so much.